हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स एंड बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है कि दोनों का जो वेव फंक्शन है, अगर हम बात करें बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में, तो उसमें जो वेव फंक्शन है आपका सिमेट्रिक होगा, फर्मी डिराक में एसिमेट्रिक होगा। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो पार्टिकल्स होंगे तो एक सेल के अंदर केवल एक ही पार्टिकल आएगा, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि एक सेल में ऐसे दो पार्टिकल्स नहीं रह सकते जिनके सारे क्वांटम नंबर्स क्या हों, सेम हो। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये हो जाती है कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक एलिमेंट्री सेल में कितने रहेंगे, एक रहेंगे। लेकिन बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में आपके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दोनों में चाहे आपकी बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है, चाहे आपकी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है, दोनों ही टाइप की क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में आपके पार्टिकल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे। आइडेंटिकल पार्टिकल्स का मतलब हो गया आपके पास कि उन पार्टिकल्स में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उन पार्टिकल्स में आप अंतर नहीं बता सकते। तो जो आपके फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को जो पार्टिकल फॉलो करेंगे उसमें स्पिन कैसा होगा, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा। लेकिन जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को जो पार्टिकल्स फॉलो करेंगे उनका जो स्पिन होगा वो कैसा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h होगा। ठीक है, h का मतलब हो गया h/2। ठीक है, उसके बाद आप जो जो पार्टिकल्स फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे उनको हम फर्मियोन्स बोलेंगे, जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे उनको बोसोन्स बोलेंगे। तो ये तो उनके इनके बीच के हो गए डिफरेंस। ठीक है, अब उसके बाद अब हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है। जैसे हमने बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाला था, तो सबसे पहले तो अब आगे इसमें हम फर्मी डिराक गैस भी डिस्कस करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन गैस इसका एक एग्जांपल है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को जो फॉलो करती है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बेसिक काम, अगर किसी भी तरह की स्टैटिस्टिक्स को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालने का। वो हमने जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पढ़ी तब भी निकाला था, जब हमने बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पढ़ी तब भी निकाला था, अब हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम अब भी निकालेंगे। उसमें हम एक बेसिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। हम मान के चलते हैं कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट हमने कंसीडर कर लिया सिस्टम के लिए। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो आपकी थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी है, वो थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट हमारा कौन सा स्टेट होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होता है। और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सा होगा, जिसमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन ए मैक्रो स्टेट मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो इसलिए थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी फॉर ए इक्विलिब्रियम स्टेट। और जब थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उस मैक्सिमम वैल्यू का, जब हम किसी मैक्सिमम वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो मतलब हम एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, थर्मोडाइनमिकल स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे। थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी का फिर लॉग ले लेंगे, क्योंकि थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसका लॉग ले लेंगे। डी ऑफ लॉग डब्ल्यू को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। साथ ही दो कंडीशंस और इसमें लगाएंगे, एक तो कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम के अंदर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, जिनकी वैल्यू, इसका मतलब टोटल चेंज इन पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। अगर आपके पास n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इन दिस सिस्टम, तो डी क्या है, नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
अब n कांस्टेंट है तो इसका मतलब dn ज़ीरो है। और तीसरा हम लगाएंगे कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, अगर एनर्जी किसी स्टेट की एनर्जी u को उसमें कितने पार्टिकल्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी उस स्टेट की निकल जाएगी। तो यू आई इंटू डी एन आई आपके पास क्या हो गई, समेसन यू आई इंटू डी एन आई क्या होगी आपके पास, समेसन यू आई इंटू डी एन आई क्या होगी आपके पास, टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू ये वैल्यू, और जो डी यू टोटल एनर्जी चेंज इन टोटल एनर्जी होगा वो भी आपके पास ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी हमारा सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें ना तो कोई एनर्जी बाहर जा रही है और ना बाहर से कोई एनर्जी अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें जब ये तीनों इक्वेशंस को हम क्लब करके एक इक्वेशन में लिखेंगे डी ऑफ लॉग डब्लू, दूसरा समेसन डी एन आई इज इक्वल टू ज़ीरो, तीसरा समेसन यू आई डी एन आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है डी एन आई इज इक्वल टू ज़ीरो और यू आई डी एन आई समेसन इज इक्वल टू ज़ीरो, उनको अल्फ़ा और बीटा पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, ये अप्रोच हम पहले भी फॉलो कर चुके हैं, यहाँ भी हम यही अप्रोच फॉलो करेंगे। तो अब इस अप्रोच में जाने से पहले अब सबसे पहला काम ये अप्रोच फॉलो करेंगे, तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया कि हम W निकाल लें, थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि अगर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं या फर्मियोन्स के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए आपकी थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी W किसके इक्वल होगी। एक बार W निकाल लिया, उससे आगे फिर log W निकालेंगे। ठीक है, तो अब W निकालने के लिए हम देखते हैं कि आपके पास जैसे ये यहाँ पे जो फिगर दिखाई दे रही है हमारी, अब इसमें क्या हो गया आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन तो उसी तरह का है जैसे पहले हमारे पास होता था। फेस स्पेस को आपने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, उन एक कंपार्टमेंट की एक एनर्जी है, ठीक है, उस कंपार्टमेंट को फर्दर एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइड कर दिया। सपोज पूरे सिस्टम को हमने क्या कर दिया, 10 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब एक पहले कंपार्टमेंट के अंदर तो हो सकता है कि आपके पास 5 एलिमेंट्री सेल्स हो, दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर 8 एलिमेंट्री सेल्स हो। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया, हमने एनर्जी लेवल्स बना दिए है ना, एनर्जी के ग्रुप्स बना दिए कि एक 10 जूल की एनर्जी का ग्रुप है, एक 20 जूल की एनर्जी का ग्रुप है, एक 50 जूल की एनर्जी का ग्रुप है। और जो एलिमेंट्री सेल्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उस सेम एनर्जी के आपके पास कितने और एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे 10 जूल एनर्जी आपने ले ली, उस 10 जूल की एनर्जी के ग्रुप में कितने आपके एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर 10 हैं तो उसके लिए जीआई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। जीआई किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल इन ए कंपार्टमेंट या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ सेम एनर्जी, या उसको हम डीजनरेसी भी बोल सकते हैं कि इस एनर्जी लेवल के कितने डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि हमारे पास ये पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पार्टिकल्स फॉलो करते हैं। अगर पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पार्टिकल्स फॉलो करेंगे तो एक एलिमेंट्री सेल के अंदर आपके पास कितने पार्टिकल्स मैक्सिमम आ सकते हैं, केवल एक ही पार्टिकल आ सकता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हमने एक कंपार्टमेंट मान लिया, जो ये फिगर दे रखी है ना, इस फिगर के अंदर हमारे पास सपोज ये कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट की एनर्जी कितनी है, सपोज यू आई है, और इस कंपार्टमेंट के अंदर एलिमेंट्री सेल्स कितने हैं, सपोज जी आई एलिमेंट्री सेल्स हैं। ये कंपार्टमेंट हमने मान लिया, ये पूरा कंपार्टमेंट हो गया, जिस कंपार्टमेंट की एनर्जी आपकी क्या मान ली हमने, यू आई। और इस कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्री सेल्स मान लिए हमने कि जीआई एलिमेंट्री सेल्स हैं। अब इन जीआई एलिमेंट्री सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, अगर इन जीआई एलिमेंट्री सेल्स को हमें आपस में अरेंज करना हो कि पहला एलिमेंट्री सेल G1 है या G2 है या G3, पहले नंबर पे कौन सा एलिमेंट्री सेल हम रखें, इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास एक पार्टिकल आया, उस पार्टिकल को हमें इस कंपार्टमेंट के अंदर थ्रो करना है। अब थ्रो करने पे वो कौन से एलिमेंट्री सेल में जाएगा, तो जीआई में से किसी भी एलिमेंट्री सेल में चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज ले लेते हैं कि इन जीआईज को आपस में, जीआई जो मान लो जीआई नंबर आपका पास उस
कंपार्टमेंट के अंदर आपके 10 एलिमेंट्री सेल्स भी हो सकते हैं, उस कंपार्टमेंट के अंदर आपके 20 एलिमेंट्री सेल्स भी हो सकते हैं, है ना। तो कि अब उन एलिमेंट्री सेल्स को आपस में अरेंज करने का कितने तरीके हो सकते हैं, GI फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं। भाई अगर आपके पास 10 प्लेसेस और उन 10 प्लेसेस को आपस में आपने अरेंज करना है तो क्या तरीके हो सकते हैं, 10 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं उसको आपस में अरेंज करने के। कि मान लो आपका एक पार्टिकल आया आपका, वो पहले बॉक्स में जाने के कितने कितने तरीके से वो जा सकता है, उसके पास ऑप्शन कितने हैं, 10 ऑप्शंस हैं। उसके बाद दूसरा पार्टिकल आया, उसके पास कितने ऑप्शंस रहेंगे जाने के लिए, उसके पास 9 ही ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि आपके पास क्या हो चुका है, उसके पास क्या रहेंगे, 9 ही ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका भर चुका है। तो 10 × 9 ऐसे करते करते जब 10वां पार्टिकल आएगा तो आपके पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 5 4 3 2 1। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास फैक्टोरियल 10 तरीके हो गए। यहाँ पे आपके पास GI एलिमेंट्री सेल्स हैं तो उनको आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, GI फैक्टोरियल तरीके हो गए। अब इस GI फैक्टोरियल तरीकों में से जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स जाएंगे, जैसे पहले बॉक्स के अंदर सपोज एक पार्टिकल गया, दूसरे बॉक्स के अंदर दूसरा पार्टिकल गया, तीसरे बॉक्स के अंदर, ये तो आपके GI फैक्टोरियल तो हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज। अब आपके पास क्या हो गया, हमें रखना क्या है, हमारे पास थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज। तो इसमें मीनिंगफुल वेज कितने रहेंगे आपके पास, वो हमें देखना है। तो मीनिंगफुल निकालने के लिए क्या होगा, अगर टोटल नंबर ऑफ वेज को अगर हम मीनिंगलेस वेज से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, GI फैक्टोरियल। अब इसमें से मीनिंगलेस कौन से हैं, कि अगर आपके पास सपोज 10 तो एलिमेंट्री सेल्स हैं और 5 आपके पास पार्टिकल्स हैं। अब 5 में से पहले नंबर पे कौन सा पार्टिकल जाएगा, अब बॉक्सेस को तो आपने अरेंज कर दिया आपस में जिसके अंदर उन पार्टिकल्स को जाना था, लेकिन कौन सा पार्टिकल 5 में से कौन सा पार्टिकल पहले जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा पार्टिकल जाएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा पार्टिकल जाएगा, ये निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 5 पार्टिकल्स हैं इनको आपस में अरेंज करेंगे हम। इनको आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। मतलब अगर आपके पास Ni टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उनको आपस में अरेंज करने के तरीके कितने हो सकते हैं, Ni फैक्टोरियल वेज उनको आपस में अरेंज करने के हो सकते हैं, ठीक है। अब जो ये Ni वेज हैं, क्योंकि पार्टिकल्स आपके कैसे हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। अब आपके पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको आपस में अरेंज करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा कि पहले नंबर पे कौन सा पार्टिकल जाएगा। भाई आप तभी तो बोल सकते हो आपके पास 5 अलग अलग कलर्स की बॉल हैं कि पहले नंबर पे ब्लैक कलर की बॉल गई, दूसरे नंबर पे वाइट कलर की बॉल गई, तीसरे नंबर पे ब्लू कलर की बॉल गई, चौथे नंबर पे रेड कलर की बॉल गई, ठीक है, 5वें पे येलो कलर की बॉल गई। लेकिन अगर आपके पास 5 ब्लैक कलर की बॉल है तो पहले नंबर पे भी ब्लैक गई, दूसरे पे भी ब्लैक गई, तीसरे पे भी ब्लैक गई। इसका मतलब क्या हुआ, आप इनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। उसको किसी भी ब्लैक कलर की बॉल को उठा के फेंक दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इनका जो आपस में अरेंजमेंट है वो क्या होगी हमारे पास, उससे हमारे ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी पार्टिकल एक जैसे हैं। उसमें से आप किसी को भी चुन लो, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इस पार्टिकल का दूसरे जो पार्टिकल बच गए उनके बीच में कोई अंतर है या नहीं है। इसलिए इनके आपस में अरेंजमेंट के जितने भी तरीके होंगे वो किस में चले जाएंगे, मीनिंगलेस वेज में चले जाएंगे। किस में, मीनिंगलेस वेज में। ऐसे ही अब ये आपने कर लिया, टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस वेज कितने हो गए, एक तो Ni फैक्टोरियल हो गया और दूसरा क्या हो गया आपके पास, अब आपने सपोज आपके पास 5 पार्टिकल्स थे और आपके पास 10 एलिमेंट्री सेल्स हैं। 5 पार्टिकल्स में तो आपके 5 एलिमेंट्री सेल्स में तो पार्टिकल्स चले गए और 5 जो खाली बच गए, अब जो खाली एलिमेंट्री सेल्स बच गए उनके बीच में भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, उनको भी आप किसी भी तरीके से अरेंज कर लो, बात तो वही रहेगी।
भाई उनको आप किसी भी वेज में अरेंज करो आपस में, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक खाली बॉक्स, पहले नंबर पे खाली बॉक्स है, एक तीसरे नंबर पे बॉक्स है, मैंने पहले नंबर के खाली बॉक्स को तीसरे नंबर के खाली बॉक्स से चेंज कर दिया, लेकिन चेंज करने के बाद भी मेरी अरेंजमेंट में कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर खाली बॉक्स से अगर हम भरे हुए बॉक्स को चेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा कि पहले नंबर पे खाली बॉक्स था, अब पहले नंबर पे भरा हुआ बॉक्स आ गया, उसके अंदर पार्टिकल है, तो फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर खाली बॉक्स को खाली बॉक्स से आप चेंज कर रहे हो, पार्टिकल बॉक्सेस एक जैसे हैं, तो अगर आपने चेंज कर दिया और मैंने आके देखा, आपको मैंने क्या कर दिया, इस तरह के बॉक्सेस दे दिए रूम में, ठीक है, और प्रैक्टिकल लैब में आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपने बॉक्सेस चेंज कर दिए, मैंने आगे देखा मुझे तो कोई भी अंतर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं उन बॉक्सेस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, वो बॉक्सेस भी एक जैसे हैं। तो इसका मतलब हो गया GI माइनस NI, जो आपके पास GI माइनस NI का मतलब क्या हो गया, GI तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए, NI टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, तो GI माइनस NI का मतलब हो गया कि जो आपके खाली बॉक्सेस बच गए, भाई 10 पार्टिकल हैं और आपके पास 5 बॉक्सेस, 10 बॉक्सेस हैं और 5 पार्टिकल्स हैं, या 10 बॉक्सेस हैं 6 पार्टिकल्स हैं, तो GI की वैल्यू तो 10 हो गई, NI की वैल्यू 6 हो गई, तो जो खाली 4 बॉक्सेस बच गए उनकी आपस में जो अरेंजमेंट होगी वो भी किस में जाएगी, मीनिंगलेस में जाएगी। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज तो कितने हो गए, GI फैक्टोरियल, और टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल किसके इक्वल हो गए, टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल, तो मीनिंगलेस के कौन कौन से हो गए इसमें, NI फैक्टोरियल और GI माइनस NI फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज किसके इक्वल हो गए, GI डिवाइडेड बाय, यहाँ पे GI डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस NI फैक्टोरियल। ये तो हो गया एक कंपार्टमेंट के लिए। अगर आपके पास ऐसे ऐसे 10 कंपार्टमेंट हैं, तो 10 कंपार्टमेंट्स के लिए आपको अरेंजमेंट करनी हो तो क्या करोगे, उन सभी मीनिंगफुल वेज को आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा, ये पाई आई GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस NI फैक्टोरियल, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज आए, इसका मतलब इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट या इस इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर इतने माइक्रो स्टेट्स हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ से ये थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, GI पाई आई GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस NI फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी को ये हमने एक बार निकाल ली थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी। इस थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी से हम कहाँ पे जाएंगे, अब हम इसका log W निकालेंगे, फिर D ऑफ log W को 0 के इक्वल पुट करेंगे, और उसी को जो एक बार कॉमन हमारी इक्वेशन थी उस तक हम पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं अब, ठीक है। W पे जो थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी थी उसकी वैल्यू निकाल ली हमने। W किसके इक्वल निकाला, पाई आई 1 से लेकर k तक GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस NI फैक्टोरियल, ठीक है। अब उसके बाद जब log ऑफ W लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, log ऑफ, अब जब इसका log लेंगे, जो ये वाली इक्वेशन है W की, यहाँ पे log लेंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें पता है कि जब log लेते हैं तो समेसन मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, समेसन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा जो ये क्योंकि log ऑफ A इंटू बी किसके इक्वल होता है, log A प्लस log B के इक्वल होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या था, जो ये पाई लिख रखा है, तो दूसरी जब टर्म आती थी G1 डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल G1 माइनस N1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद, अब इसमें जब दूसरी टर्म आएगी ना, अब ये जैसे मान लो इसको हम इसी चीज़ को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, अब इस चीज़ को जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहली टर्म तो हो जाएगी GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय G1 फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल इंटू G1 माइनस N1 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई विद, दूसरी टर्म में क्या हो जाएगा, G2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास N2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद G2 माइनस
n2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई विद सोन, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास वहाँ पे हो जाएगी। तो लेकिन जब आप इसका लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग में ये जो समेसन था, ये पाई था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, समेसन में चेंज हो गया, क्योंकि लॉग ऑफ ए इंटू बी का मतलब क्या होता है आपके पास, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही चीज़ है कि पहले जो मल्टीप्लिकेशन में लॉग, इस पूरे का आपने लॉग ले लिया, लॉग डब्ल्यू इक्वल टू इस पूरे का लॉग। तो जो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में थी, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, अब क्या हो जाएंगी, वो लॉग के साथ अलग अलग किस में आ जाएंगी, एडिशन में आ जाएंगी। तो इसलिए उसको क्या कर देंगे, समेसन से मल्टीप्लाई कर देंगे और लॉग कहाँ चला जाएगा, इस समेसन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हमने क्या कर दिया, लॉग डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया, समेसन आई इक्वल टू 1 से के लॉग जी आई फैक्टोरियल। अब लॉग, अब ये भी हमें पता है, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो यहाँ भी क्या वही चीज़ हमने लगा दी, लॉग जी आई फैक्टोरियल डिवाइड, पूरे का लॉग था जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा लॉग जी आई फैक्टोरियल, नीचे जो डिवाइड में था वो माइनस में हो जाएगा, लॉग एन आई फैक्टोरियल माइनस लॉग जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। इसके बाद हम स्ट्रीलिंग फार्मूला लगा देंगे। स्ट्रीलिंग फार्मूला क्या बोलता है, लॉग एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम। तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगी, लॉग डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू जी आई लॉग जी आई माइनस जी आई माइनस एन आई लॉग एन आई प्लस एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई इंटू लॉग जी आई माइनस एन आई प्लस जी आई माइनस एन आई। अब जो फैक्टर्स इसमें कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको हम क्या कर देंगे, कैसे, जैसे यहाँ पे प्लस का एन आई है और यहाँ पे क्या है लास्ट में आपका माइनस एन आई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो चीज़ें हम कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कैंसिल करने के बाद लॉग डब्ल्यू किसके इक्वल बचेगा आपके पास, इक्वेशन 3.60 लॉग डब्ल्यू इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू 1 से के लॉग जी आई माइनस एन आई लॉग एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई। ये आपके पास इक्वेशन 3.60 में क्या आ गया आपके पास, लॉग डब्ल्यू हमने निकाल लिया। अब लॉग डब्ल्यू निकालने के बाद हमारा काम क्या है, डी ऑफ लॉग डब्ल्यू लेने का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जब डी ऑफ लॉग डब्ल्यू लेंगे तो उस टाइम पे जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे जी आई का, जी आई क्या है आपके पास, नंबर ऑफ, जी आई हमारे पास क्या है, जी आई इज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल इन ए कंपार्टमेंट। अब नंबर ऑफ पार्टिकल तो किसी कंपार्टमेंट के अंदर चेंज हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्री, जैसे हमने एक रूम का एग्जांपल लिया था कि जैसे एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन 3 पार्ट्स में बेंचेस लगा दिए, ठीक है। एग्ज़ाम चल रहा है, हमने पूरे, हमारे पास 5 बेंचेस थी, 5 रोज़ थी बेंचेस की। तो ये एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूँ। उन 5 रोज़ में से हमने क्या किया, उस कंपार्टमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स में तो हमने 2-2 रो रखी और एक पार्ट में हमने एक सिंगल रो रखी। तो 2-2 टीचर तो हमने क्या कर दिए, जो 3 कंपार्टमेंट्स बनाए उन 3 कंपार्टमेंट्स में अलग अलग टीचर्स हमने असाइन कर दिए। तो जो पहला कंपार्टमेंट है जिसके अंदर एक ही रो है, उसके अंदर 10 बेंचेस लगे हुए हैं। तो उसके अंदर एलिमेंट्री सेल कितने हो गए, 10 हो गए। दूसरा जो कंपार्टमेंट हुआ जिसके अंदर आपके पास भी 2 रोज़ हैं 10-10 बेंचेस की, तो टोटल नंबर ऑफ बेंचेस हो गए 20। मतलब क्या हो गया, वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कितने हो गए, 20। तीसरा है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कितने हो गए आपके पास, 20 हो गए। अब ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स 10, 20, 20 3 कंपार्टमेंट्स में हुए ना, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2 और कंपार्टमेंट 3 में, ये नंबर ऑफ बेंचेस आपके चेंज नहीं होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बच्चे आपके चेंज होते रहें, कि बच्चे, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, किसी बच्चे ने क्या किया, एग्ज़ाम 1 घंटे के बाद एग्ज़ाम
ख़त्म करके वो चला गया, ठीक है। किसी का 2 घंटे बाद एग्ज़ाम हुआ तो वो ख़त्म करके चला गया। तो जो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो तो क्या हो रहे हैं, अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपके बच्चे तो चेंज होते रहेंगे। सपोज़ आपका 10:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होना था और आपने रिलैक्स करके टाइम दे रखा है 11 बजे तक का, कि 11 बजे तक कोई बच्चा आता है तो उसको हम एंट्री दे देंगे, तो 11 बजे तक आपके बच्चे आ रहे हैं सपोज, ठीक है ना। बेंचेस तो फिक्स हो गए, जीआई की वैल्यू तो फिक्स हो गई, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं आपके, मान लो 5 बच्चे तो आपके 10:30 बजे आ गए, स्टार्ट हुआ जब एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आपके 5 बच्चे 5-5 10-10 मिनट के इंटरवल पे आ रहे हैं, कोई 10:35 पे आ रहा है, कोई 10:40 पे आ रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज हो रहे हैं, वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन जो बेंचेस हैं वो तो चेंज नहीं हो रहे। आपने एक बार लगा दिए तो वो फिक्स हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कंपार्टमेंट के अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो तो फिक्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एलिमेंट्री सेल्स हैं वो तो फिक्स हैं, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो जो चीज़ फिक्स है इसका मतलब वो कांस्टेंट है, और जो किसी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इसलिए जब हम यहाँ पे डी ऑफ जी आई करेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो जब हम इसका डी ऑफ लॉग डब्ल्यू लेंगे तो ये पहली टर्म थी जो जी आई लॉग जी आई, ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जी आई एक क्या है, कांस्टेंट नंबर है, वो एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के लिए उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के इक्वल हो गया। माइनस दूसरे में आपका क्या करोगे, फिर एन आई आपका वेरिएबल एक नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, एन आई पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा, यही होता है ना भाई डिफरेंशिएशन का रूल, दो का प्रोडक्ट है तो पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम। तो यहाँ पे पहली टर्म एन आई होगी वो सेम, दूसरा क्या है log एन आई, उसका डिफरेंशिएशन 1/n आई इंटू डी एन आई, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन डी एन आई और दूसरा सेम log एन आई, माइनस जी आई माइनस एन आई इंटू, अब इसमें भी ऐसे ही होगा कि पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस में जो log जी आई प्लस एन माइनस एन आई, इसका ये सेम, और जो आपका दूसरा था दूसरे का डिफरेंशिएशन दूसरा क्या है आपके पास, जी आई माइनस एन आई यहाँ पे, तो इसमें जी आई का डिफरेंशिएशन तो जीरो बच गया क्या, डी एन आई, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका कर लिया, डिफरेंशिएशन के बाद जो टर्म आपकी कैंसिल हो रही है उसको आपने कैंसिल कर दिया, और उसके बाद आपके पास वैल्यू बची डी ऑफ लॉग डब्ल्यू इजकल टू समेसन आई इजकल टू 1 से के log जी आई माइनस एन आई माइनस log एन आई इंटू डी एन आई। अब फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या इक्विलिब्रियम, ये तो आपने क्या निकाल लिया, एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी के लिए। अब अगर ये थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट की है तो उस केस में आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डी ऑफ log डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, ज़ीरो होगा। उसको आपने वैल्यू को ज़ीरो पुट कर दिया, मतलब log जी आई यहाँ पे जो वैल्यू आई थी log जी आई माइनस एन आई माइनस log एन आई इंटू डी एन आई, ये ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो ये तो आपकी पहली कंडीशन निकल गई। दूसरी आपकी क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होते हैं, उसमें डी एन किसके इक्वल होता है, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल ज़ीरो के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होता है, समेसन डी एन आई, कि पहले कंपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल का चेंज हुआ, दूसरे में कितना चेंज हुआ, इन सभी के चेंजेस को जब आप ऐड करोगे ना वो टोटल आपका ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। अगर पहले कंपार्टमेंट में 4 पार्टिकल आए तो वो 4 पार्टिकल कहीं और किसी और कंपार्टमेंट या किन्हीं 2 कंपार्टमेंट 3 कंपार्टमेंट्स को मिला के कम होने चाहिए, ठीक है। तो समेसन डी एन आई किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तीसरी कंडीशन थी कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब चेंज इन एनर्जी डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल, और डी यू किसके इक्वल होता है, समेसन यू आई इंटू डी एन आई, इंडिविजुअल जो कंपार्टमेंट है उसके चेंज इन एनर्जी। तो किसी कंपार्टमेंट बाहर से ना कोई एनर्जी सिस्टम के अंदर जा रही और ना अंदर से सिस्टम के अंदर से ना तो बाहर कोई एनर्जी जा रही है ना बाहर से अंदर कोई एनर्जी आ रही है। इसका मतलब एक कंपार्टमेंट से निकल के एनर्जी दूसरे कंपार्टमेंट में जा रही है, और वो इस तरह से होगी कि आपकी जो टोटल चेंज होगा एनर्जी का वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो का इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों इक्वेशंस को एक सिंगल इक्वेशन में क्लब कर देंगे। जो सेकंड और थर्ड थी, ये सेकंड और थर्ड कौन सी वाली, सेकंड, पहली इक्वेशन तो इसमें कौन सी होगी,
ये जो बेसिक अप्रोच की पहली इक्वेशन 3.61 हो गई, डी ऑफ लॉग डब्ल्यू इजक्वल टू ज़ीरो, दूसरी हो गई डी एन इजक्वल टू ज़ीरो, और तीसरी हो गई डी यू इजक्वल टू ज़ीरो। तो दूसरी और तीसरी जो डी एन इजक्वल टू ज़ीरो, डी यू इजक्वल टू ज़ीरो में हम अल्फ़ा और बीटा पैरामीटर्स का मल्टीप्लाई करके और इनको सबको ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि इंडिविजुअल इन सभी की वैल्यू किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो ये हो जाएगा समेसन आई इक्वल टू 1 से के लोग जी आई माइनस एन आई माइनस लोग एन आई माइनस एल्फा माइनस बीटा यू आई इंटू डी एन आई इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, अब लोग ए माइनस लोग बी था तो वो क्या हो जाएगा लोग ए बाई बी, तो ये हो जाएगा लोग जी आई माइनस एन आई डिवाइडेड बाई एन आई, क्योंकि माइनस लोग एन आई था, माइनस एल्फा माइनस बीटा यू आई और डी एन आई हमने बाहर कॉमन ले लिया इंटू डी एन आई इज इक्वल टू ये किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के इक्वल हो गया। नेक्स्ट में अब हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास जो एल, अब ये अंदर वाली चीज़ थी, जो ये वाली अंदर वाली चीज़ थी, ये इंडिविजुअली किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। और जब ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास लोग जी आई माइनस एन आई बाई एन आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इस साइड रहेगा, राइट हैंड साइड में ज़ीरो बचेगी, तो जब आप उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा यू आई था जो लेफ्ट हैंड साइड में, वो वहाँ जाके क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई बन जाएगा। और यहाँ से जब आप इसका एंटी लोग लोगे अब तो लेफ्ट साइड से लोग हट जाएगा, जी आई माइनस एन आई बाई एन आई बच जाएगा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा ये ई रेज टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई। और जब इसको आप अलग अलग लिखोगे ई की पावर ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी, तो जब इसको सेपरेट अलग अलग लिखोगे तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर अल्फ़ा इंटू ई रेज टू पावर बीटा यू आई। और यहाँ से क्या हो जाएगा जी आई बाई एन आई माइनस, अब जी आई बाई एन आई कर दिया यहाँ पे इसमें, और माइनस एन आई बाई एन आई क्या हो गया वन, तो ये बन गया जी आई माई एन आई माइनस वन इजक्वल टू ई रेज टू पावर एल्फा इंटू ई रेज टू पावर बीटा यू आई। और यहाँ से एन आई किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, एन आई इजक्वल टू जी आई बाई ई रेज टू पावर एल्फा इंटू ई रेज टू पावर बीटा यू आई प्लस वन के इक्वल, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ क्या करोगे आप, इसको वन को दूसरी साइड ले जाओगे, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे इससे आगे अगर आप वन को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वन यहाँ से हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा दूसरी साइड जाके प्लस वन बन जाएगा। और यहाँ से अब आप इसको जब रिवर्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एन आई बाई जी आई इजक्वल टू वन बाय, ये बन जाएगा एन आई बाई जी आई इजक्वल टू वन बाय ई रेज टू पावर एल्फा ई रेज टू पावर बीटा यू आई। और फिर क्या करोगे आप, इस जी आई को दूसरी राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये लेफ्ट में डिनोमिनेटर में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा एन आई इजक्वल टू जी आई बाई ई रेज टू पावर एल्फा ई रेज टू पावर बीटा यू आई प्लस वन। और अब बीटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, वन बाई के टी, उसको जब पुट कर देंगे तो एन आई किसके इक्वल आ जाएगा, जी आई डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एल्फा ई रेज टू पावर यू आई बाई के टी प्लस वन। इक्वेशन 3.65 इसको हम क्या बोलेंगे, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसके बाद ये तो हमारा डिस्क्रीट एनर्जी इंटरवल के लिए हो गया। अगर हमारा एनर्जी इंटरवल कंटिन्यूअस है कि आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक क्लोजली स्पेस्ड है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में है, तो उसमें आप जी आई को किससे रिप्लेस कर सकते हो, जी यू डी यू से। भाई जी यू डी यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल इन एनर्जी रेंज यू टू यू प्लस डी यू। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एन यू डी यू से, एन आई को। एन यू डी यू का मतलब हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दी एनर्जी रेंज एन यू एंड यू प्लस डी यू, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी रेंज यू एंड यू प्लस डी यू कितने आ जाएंगे, जी यू डी यू डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एल्फा इंटू ई रेज टू पावर यू बाई के टी प्लस वन। तो ये किसके लिए हो गया, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकल गया, ठीक है। इससे आगे फर्मी डिराक गैस एंड फर्मी एनर्जी ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई, थैंक यू।